राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है ना, द मोमेंट मुझे इसके बारे में क्लैरिटी मिली थी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे पट से हेडशॉट जो होते हैं ना, मतलब ऐसा झटका लगा मेरे को सुन करके कि रेलवे ये डार्क पैटर्न यूज़ कर रहा है हमको चूना लगाने के लिए। और करता ही होगा ना, अगर आप उसे डिकोड कर पा रहे हो, आप उसे समझ पा रहे हो, तो एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं वो फिट होगा ही ना टीडीआर को लेकर के, जो आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, बातचीत स्टार्ट करने से पहले एक बात करेंगे हम टेक्स्ट बुक के बारे में। उन्होंने एक बड़ी अपडेट निकाली है जिसमें इनके जो अलग अलग पासेस आपको लेने पड़ते थे ना, जैसे कि मान लो आप प्रो पास ले रहे हो, प्रो मैक्स ले रहे हो, एलाइट पास ले रहे हो, अलग अलग पासेस लेने पड़ते थे। तो इन्होंने इन सब की बजाय अब एक कॉमन सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर के आए हैं, जहाँ आपको कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, और आपका जो वो सिंगल सब्सक्रिप्शन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर एक बार चेक कर लेना और फिर देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, टीडीआर फाइलिंग को लेकर के। टीडीआर फाइलिंग आपको पता है ना क्या होता है। अब हो कह रहा है मेरे साथ कि मैं बार बार अगर मैं गलती से टीडीआर को टीडीएस बोल जाऊँ तो समझ जाना, तो वो मेरी प्रोफेशनल वाली गलती है। इस चीज़ का थोड़ा सा याद रखना, अगर मैं गलती से टीडीएस बोल जाऊँ, कहीं भी टीडीएस फाइलिंग बोल जाऊँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा याद रखना। मैं असम्पशन लेके चल रहा हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए कि आपको ये तो मालूम है कि टीडीआर फाइलिंग क्या होती है। ठीक है, चार्ट वगैरह बन जाते हैं, मेरी ट्रेन अगर लेट है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, रेलवे की तरफ से वो प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, तो मैं अपना टिकट का रिफंड क्लेम करता हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो टीडीआर फाइलिंग होती है ये ऑनलाइन होती है, आपके आईआरसीटीसी अकाउंट से होती है। और होता ये है कि कुछ 8-9 पर्टिकुलर केसेस हैं जो रेलवे ने बनाए हैं। यदि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करोगे तो आप उसमें टीडीआर फाइल कर दो, रेलवे आपके केस को समझेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद आपको टिकट का आपको रिफंड दे देगा। रेलवे क्या बोलता है कि हमको प्रोसेसिंग के 90 डेज़ चाहिए, मतलब 3 महीने का समय लगेगा प्रोसेस करने में। लोग फिर भी उसको कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप 3 महीने ले लो, लेकिन हमें हमारा रिफंड दे देना। ठीक है, अब यूँ तो केसेस बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया 9 केसेस लगते हैं, लेकिन 9 केसेस में सबसे प्रोमिनेंट केस जो है, मतलब सबसे ज़्यादा टीडीआर फाइल जिस केस पे करी जाती है, वो पता कौन सा है? कि ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई। और वो रूल क्या कहता है? वो रूल यही कहता है कि ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से 3 घंटे ज़्यादा अगर ट्रेन लेट हो जाए तो आप जो है टीडीआर फाइल कर सकते हो। यकीन मानो मेरा, मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है बताने के लिए, बट आई नो द डेटा कि सबसे ज़्यादा टीडीआर फाइल होती है इसी केस में, और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन भी डलते हैं इसी केस के। ठीक है, इसकी टीडीआर ज़्यादातर रिजेक्ट होती हैं। और आप में से कई लोग जिनको भी पता हो, जो भी टीडीआर फाइल करते हो, जिन्होंने कभी करी हो, आपको पता होगा कि इस केस में ज़्यादातर टीडीआर रिजेक्ट होती हैं। इवन मेरी खुद की एक टीडीआर फाइल हो रखी है जो कि मैंने फेब में फाइल करी थी, और केस यही था कि मुझे नई दिल्ली से लुधियाना की तरफ को ट्रैवल करना था। एक ट्रेन जो साउथ की तरफ से आ रही थी, ट्रेन 5 घंटा लेट हो जाती है, तो ट्रेन जब मथुरा के आसपास होती है तो मैं टीडीआर फाइल कर देता हूँ। ठीक है, और अभी तक मेरे को उसका स्टेटस नहीं पता, मतलब रेलवे की तरफ से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया उसके बारे में। हम मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं, वो क्या होगा। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा केसेस जो फाइल होते हैं वो यही वाले केस के होते हैं कि ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है। अब होता यह है कि यहाँ पे रेलवे गेम कैसे खेलता है हमको ये बताता हूँ। आप चाहें तो इस चीज़ को एनटीएस पे कभी भी चेक कर लेना। मैंने आपको सेलेक्ट टाइमिंग के बारे में बताया कि रेलवे में एक एक्स्ट्रा टाइमिंग होती है, सेलेक्ट टाइमिंग बोलते हैं जिसको। जब भी एक ट्रेन दूसरे डिवीजन में एंटर हो रही होती है, कुछ हो रहा होता है, कोई इंपॉर्टेंट जंक्शन से गुजर रही होती है जहाँ पे रेलवे को पता है टाइम लगना ही लगना है, यहाँ पे ट्रेनों की बंचिंग होनी ही होनी है, मतलब ऐसे कोई भी चौक पॉइंट से अगर रेलवे ट्रेन गुजर रही होती है, तो रेलवे वहाँ पे जानबूझ के मार्जिन टाइम को एक्स्ट्रा दे देता है। और ट्रेन जब उस एक्स्ट्रा टाइम से गुजरती है तो उसका थोड़ा सा डिले जो है कम हो जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, वैसे मैं डिटेल वीडियो बना रखा है, बट मैं आपको 2 मिनट समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक जोन ए है, जोन बी है, ट्रेन जो है जोन ए के अंदर चल रही थी, वहाँ पे वो 4 घंटा लेट हो गई। उस ट्रेन का जो जोन 1 के अंदर डिले हुआ, उसको जोन 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। वो कहता है भाई हम तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो एक मिनिमम टाइम जो है वहाँ पे वो ट्रांसफ़र पॉइंट पे ऐड कर देगा, जहाँ पे वो एक जोन से दूसरे जोन में गाड़ी जाएगी, जिससे कि जब वो जोन 2 के अंदर जाए तो उसका डिले जो है थोड़ा सा घट जाए। ठीक है, अब इस चीज़ का टीडीआर से क्या लिंक है, जरा इसको डिटेल में समझना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने अभी तक तो सिर्फ आपके साथ सिर्फ बेस बनाया है बातचीत का। देखो होता क्या है कि हम लोग टीडीआर फाइल करते हैं कि ट्रेन 3 घंटे से ऊपर लेट है, और हम एनटीएस वगैरह पे या जो भी ट्रैकिंग एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसको देख करके टीडीआर जो है फाइल कर देते हैं। ये सेलेक्ट टाइमिंग वाली चीज़ इसमें इंक्लूड कर दो। जब आपने तो टीडीआर फाइल कर दी कि ट्रेन जो है मेरे स्टेशन पे 3 घंटा लेट दिखा रहा है, अभी तक तो पहुंची नहीं है, मैंने टीडीआर फाइल कर दी। रिजेक्ट वो किस बेसिस पे होगी? रिजेक्ट वो बेसिस पे होगी कि जब वो ट्रेन वहाँ पहुंचेगी, आपने टीडीआर फाइल करी कब? 3 घंटा 10 मिनट लेट हो गई, 3 घंटा 20 मिनट लेट हो गई ट्रेन, आपने टीडीआर फाइल कर दी। लेकिन ट्रेन जैसे ही उस स्टेशन पर पहुंचेगी, उस मेजर स्टेशन पर पहुंचेगी, वहाँ पे उसका स्लैक टाइमिंग के कारण डिले उसका माइनस होगा। वो मान लो वहाँ पे 1 घंटे का स्लैक था, तो 3 घंटा 10 मिनट का जो टाइमिंग है
वो घट करके वो पीछे होकर के 2 घंटा 10 मिनट या 2 घंटे पे आ जाएगा। और ट्रेन जिस स्टेशन पे आपने TDR फाइल करी है वहाँ पे क्या दिखाएगा कि ट्रेन तो 2 ही घंटा लेट थी। 90 दिन बाद, या यूँ कह लो कि चलो 60 दिन बाद, जब इस मैटर को रिव्यू करा जा रहा होगा, जो भी इंसान इसको देख रहा होगा और वो एक नज़र आपके केस पे डालेगा या इस पूरी ट्रेन के केस पे डालेगा जिन्होंने भी TDR फाइल करी है, तो वो उसको क्या दिखेगा कि एज पर रेलवे डेटा ट्रेन 2.5 घंटा लेट थी, एज पर पैसेंजर कह रहा ट्रेन 3 घंटा लेट थी, क्लेम रिजेक्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आगे जिस चीज़ को समझ में आया वो मुझे कमेंट में बताओ कि बिल्कुल कैसे समझ में आ गया। इसमें क्या करने की ज़रूरत है? इसमें करने की ज़रूरत ये है कि TDR को फाइल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत पुराना है और रेलवे के सिस्टम आज के टाइम में अपडेट हो चुके हैं। TDR फाइल करने का जो पूरा प्रोसेस है, रेलवे को ज़रूरत है कि उसको रेल वन ऐप के अंदर इंटीग्रेट करे। रेल वन ऐप पर जब आप TDR फाइल करेंगे उस वक्त वहाँ पर एक कैमरा का पॉपअप खुले, मतलब आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो ओपन होगा, आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी, आपकी जियो मैप लोकेशन ली जाएगी और उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि आप उस वक्त उस जगह पे प्रेजेंट थे, उस मोमेंट में, जिस मोमेंट पे आपने जो है TDR फाइल करी थी। रेलवे के सर्वर ये चेक करेंगे कि उस मोमेंट पे हमारी ट्रेन जो है कितने घंटा लेट थी, उसके बेस पे यहाँ पे जो है फैसला लिया जाएगा। ये यहाँ पे करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और जब रेलवे इतना कुछ जो है टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट कर देगा तो TDR फाइलिंग का जो प्रोसेसिंग का टाइम है, जो 90 दिन रेलवे कहता है, वो भी देने की जरूरत नहीं है। आप 72 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे काम को जो है प्रोसेस कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई मैनुअल चीज़ें जो रह नहीं गई है, सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। तो रेलवे को यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि इस चीज़ को संज्ञान ले, इस चीज़ के बारे में। और ये जो TDR फाइलिंग प्रोसेस की जो आपने चीज़ दे रखी है, जो कुल्फ़ी लोगों को दे रखी है आपने, इस चीज़ के ऊपर रेलवे थोड़ा सा ध्यान दे और इसको कहीं ना कहीं जो है फास्ट करने की यहाँ पे कोशिश करें। ठीक है, आप में से कितनों को मेरी बात समझ में आई मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। यदि कहीं ऐसा लगता है, कहीं आपको ऐसा फील होता है कि मैं अभी अपनी पूरी बात जो है डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अभी पक ही रही है, तो बताइएगा, हम इसके ऊपर दोबारा फिर से एक वीडियो करेंगे। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और एडवांस कुछ हो सकता है तो वही प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। राधे राधे।